आज के हमारे डे 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है अकाउंटेंसी को लेकर, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम पे हमने जो बात की थी वो बात की थी हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके राइट्स के बारे में। आज हम इसके बाद आगे चलेंगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड की। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको हम समझते हैं। इसको आप ऐसा समझें कि एक पार्टनर है मिस्टर ए और एक पार्टनर है मिस्टर बी। इन दोनों ने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया। उस डॉक्यूमेंट में सारी बातें मेंशन कर दी कि हमारा बिजनेस क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को कौन कौन से रेशो में डिवाइड किया जाएगा, हमारे बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, हम कितना हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमारी ड्राइंग्स पे कितना चार्ज होगा। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वाले डॉक्यूमेंट पे लिख दिया गया है। तो जब ये डॉक्यूमेंट रिटन में हो जाता है तो इसी डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, The partnership deed is a written agreement among the partners which contain the terms of agreement। जो भी इनके बीच में जो टर्म्स डिसाइड हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हुए हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगा, उन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसको AOP भी कहा जाता है। AOP का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और ये एक तरीके का एक पार्टनरशिप डीड है जो शुड कंटेन करता है, बहुत सारी चीजों को ये कंटेंट करता है। अब क्या कंटेंट करता है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है इसको रेडी कराना या प्रिपेयर करना जरूरी है, या हम ये बोल सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस जो आपका पास पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने उठ सकते हैं। एक तो देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्या है कि अगर किसी भी तरीके का पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिटन जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। और जितने भी पार्टनरशिप के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो की जाती है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो की जाएगी? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है प्रॉफिट जो बंटने हैं वो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, एक नियम के बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जो रेशियो डिसाइड किया उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर ये पार्टनरशिप डीड रिटन में आपके पास है तो कहीं कोई भी गलती करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, पेश कर सकते हो। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। तो हमने आपको बताया इस डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारे बिजनेस का नेम क्या रहेगा, तुम्हारा फर्म का नेम क्या रहेगा, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, तुम लोगों का IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD क्या रहेगा, पार्टनर्स की सैलरी क्या रहेगी, पार्टनर्स का किसी भी तरह का कमीशन है। तो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशंस है वो सारे एलिमेंट रहते हैं पार्टनरशिप डीड के साथ बच्चों। तो यहाँ पे आपने एक बात समझी कि पार्टनरशिप डीड कितना रोल प्ले करती है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर ये पार्टनरशिप डीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारी की सारी जो भी आपके एक्ट हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो नियम हैं वो सारे आपने बता रखे होंगे, तो कोई डिस्प्यूट होने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं ये जो पार्टनरशिप हमारे एक एग्जांपल में बनी, ये पार्टनरशिप टोटल मूल जबानी है, मतलब ओरल एग्रीमेंट है। अब ऐसी कंडीशन में अगर दोनों पार्टनरों के बीच में फाइट हो जाती है किसी भी मैटर को लेकर, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, मतलब कि पार्टनरशिप एब्सेंस है। तो एब्सेंस होने की कंडीशन में जब कोर्ट में ये केस पहुंचेगा किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, सैलरी को, कमीशन को, IOC को, IOD को लेकर, तो उसको कैसे निपटारा किया जाएगा उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है।
तो सबसे पहले मान लेते हैं फाइट पहुंची प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जिसको हम PSR बोलते हैं शॉर्ट में, कि एक पार्टनर बोलता है मेरा 1:2 का पार्ट था, या फिर पार्टनर की लड़ाई होती है 2:1 के पार्ट में। अब ये कहीं भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इस कंडीशन में एब्सेंस हो गया, इस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। और अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है बच्चों, तो अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये देखेगी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इस तरीके से नहीं होके कोर्ट बोल देगी भैया इक्वल हम आपको कैपिटल आपने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करी है, जो आपका रेशियो रहेगा वो हमारा क्या मान लिया जाएगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहीं अगर IOC की डिमांड कोई पार्टनर कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर A एंड B है, अब A बोल रहा है B से, या फर्म को बोल रहा है कि भैया जो भी मैंने कैपिटल लगाई है ना, इस कैपिटल पे मुझे तुम इंटरेस्ट दो। ये डिस्प्यूट क्रिएट होते होता कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट बताए क्या बोलेगी, भैया इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर कोई भी IOC इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो मेंशन ही था, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तभी तो पार्टनरशिप डीड बनी। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उस बेसिस के ऊपर आपकी IOC जो है वो बिल्कुल क्लियर कट नो इंटरेस्ट बता दिया गया है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर IOD की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, कि फर्म किसी भी तरह का अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का, तो किसी भी तरह का नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज बच्चों नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है और करीबन 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपके बोर्ड में या स्कूल एग्जाम्स के अंदर। वहीं दोनों पार्टनरों के बीच में फाइट हो गई, ए बोलता है मुझे सैलरी दो, बी बोलता है मुझे कमीशन दो, आपने ये बात हुई थी, आपने वो बात हुई थी और पार्टनरशिप डीड है नहीं। इन दोनों का फाइट होते होते कोर्ट में पहुंचा, वापस पार्टनरशिप डीड आपने लिखी हुई नहीं है, तो उस बेसिस के ऊपर आप दोनों पार्टनर को किसी भी तरह का नॉट अलाउड, कोई भी कमीशन और कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। बच्चों याद रखना, नॉट अलाउड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, बिल्कुल हमने आपको पहले भी बता चुका कि कोई भी पार्टनर ने कोई लोन अपनी फर्म को दिया है, मतलब बी ने ए और बी की जो फर्म थी उसमें पैसा लगा दिया और ये कह के लगाया कि भैया ये पैसा लो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा जिसका रेट होगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, इन जो भी पार्टनर ने लोन दिया है बच्चों उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कोर्ट भी बोलेगी क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में बच्चों ये बात मेंशन है। तो ये एक आपकी नोट जो कॉपी हमने बनाई है उसमें आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, पॉज कर लेंगे। मैं यहाँ से स्क्रीन से हट जाता हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एब्सेंस को पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हमारा अब हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको पता होना चाहिए। अब एक्ट है तो एक्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, लेकिन हमारे लिए सेक्शन नंबर 30 क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ए माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट। क्या एक माइनर, माइनर कौन होता है, जो भी लेस देन होती है, जिसकी एज 18 से नीचे, और माइनर ही तो हो गया। तो क्या कोई माइनर पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे पार्टनर एग्री कर जाए
कि हाँ ठीक है, ये जो बंदा है ये 18 साल से कम है, इसको प्रॉफिट मार्जिन देना है, तो उसके बेसिस पे सारे एग्री कर जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 30 हमारा आईपीए का मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, उस कंडीशन के अंदर एक माइनर को आप अपनी पार्टनरशिप में एडमिटेड कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी एक्सेप्टेंस, याद रखना बच्चों, सारा का सारा एक्सेप्टेंस ऑल पार्टनर दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी रिजेक्ट कर जाएगा तो हमने आपको बोला था डिसअलाउड वाली कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है कि सेक्शन 69 बोलता है कि जो आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हो क्या वो कंपलसरी है। तो ये बोलता है अंडर आईपीए 1932 ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। याद रखिएगा, ऑप्शनल है, कर लो, क्यों कर लो हमने आपको बताया, आगे इन भी फ्यूचर डिस्प्यूट जनरेट हो, उससे बचने के लिए आप अपना एग्रीमेंट प्रॉपर रखो जिस तरीके से कोई डिस्प्यूट जनरेट ही ना हो, तो उसके लिए आप इसको रख सकते हो। मतलब ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप में अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर डेथ होने पर कोई मेंशन नहीं किया तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, फर्म खत्म हो सकती है। ए फर्म डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म जो है वो डिसॉल्व जा सकती है, या जो भी स्पेसिफिक कंडीशन उस बेसिस पे भी वो रनिंग कर सकती है। तो ये कुछ प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। जब आपको थ्योरिकल बेसिस पे आपको राइट डाउन करना हो तो आप इसको ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। स्लाइड क्या कह रही है उसको देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बोल रही है कि आपने पार्टनर्स के राइट्स तो पढ़ लिए, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटीज मतलब कि उसकी दायित्वों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बिजनेस इन अ कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, क्या मतलब, लेट्स सी। मान लेते हैं कि एक फर्म है, ये फर्म है, इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और ये फर्म जो है वो बिजनेस कर रही है, मान लेते हैं आपके मोबाइल बेचने का काम कर रही है, मोबाइल को ये सेल करते हैं। अब इसमें से जो सी नंबर का ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये क्या करता है, मोबाइल की ही एक और शॉप कहीं दूसरे मार्केट में ओपन कर लेता है। इस पे पूरा का पूरा मालिकाना हक सी का है और ये बिजनेस कर रहा है। अब सबसे जबरदस्त बात क्या है कि ये बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में इसने अपने दोनों पार्टनर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। नो इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। अगर ऐसा सेम टू सेम बिजनेस है, ये भी मोबाइल की शॉप है, उस कंडीशन में अगर इन दोनों पार्टनर्स को नहीं पता है और पता लगने के बाद जो भी आपने प्रॉफिट, इस बंदे ने जो प्रॉफिट गेन किया है उस प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर ले सकते हैं। इन दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब उनको पता लगेगा। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बंदे ने अपना अलग से बिजनेस किया है उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं, उसके अंदर लॉस हो, तो उस लॉस की कंडीशन में क्या ये दोनों बेयर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लॉस कौन बेयर करेगा? जिसने बिजनेस बनाया है। बनाया किसने है? सी ने। तो ये लॉस जो है वो कौन बेयर करेगा? सी। बच्चों ये बहुत क्लियर बात है कि अगर 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने बताया ही नहीं और सेम टू सेम बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्टर है। तो उसके जो पता लगने के बाद जो प्रॉफिट्स है वो भैया उन दो को, ए और बी को मिलना ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये लायबिलिटीज हमने यहाँ पे आपको डिटेल्ड की है। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन्स पार्टनर करता है, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। एक बार के लिए इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं जिससे आपको समझ में आए। इस तरीके से इसको रफ कर देते हैं।
वापस हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी एक फर्म है और इस फर्म में ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये पार्टनर है सी, इसको परचेजिंग का वर्क आपने दिया है, परचेज करने का, कोई भी मटेरियल या जो भी आप मटेरियल बनाते हो उसका ये रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो ये एक दुकान से जाके, एक शॉप से जाके कोई भी परचेज मटेरियल करता है और आप देखिए ये सी जो परचेज करके ला रहा है फर्म के अंदर, यहाँ पे गुड्स को ला रहा है अपनी फर्म के अंदर, जो भी मटेरियल है। अब सी क्या कर रहा है, जो भी ये पर्सन है, जो भी इस शॉप को जो ये पर्सन चला रहा है उससे पीछे से ये कमीशन ले रहा है, मान लेते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर ए और बी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता कि जो हमारा पार्टनर सी है वो जो हमारे लिए गुड्स खरीद के ला रहा है, जिसको हमने राइट्स दिया है, वो तीसरी पार्टी से कुछ कमीशन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पार्टनर है वो कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है आउटर पार्टी से, और ए और बी को पता नहीं है। इस कंडीशन में भी एक लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई भी बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स इसने गेन किया है वो कौन जाए लेगा, पता लगने के बाद ए और बी दोनों भागीदार हो जाते हैं। दोनों प्रॉफिट फर्म को, मतलब कि फर्म को ये प्रॉफिट इसको पेड करना पड़ेगा। ये 2 लायबिलिटीज बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। जब डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं अपने नोट्स में। यहाँ पे हमने आपको एक चित्रकारी से समझाने की कोशिश करी है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जब हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसके कोर पॉइंट को समझना जरूरी है, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल बताया है कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमारी लेक्चर में बार बार आईओसी से बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि हमें ये निकालना आना चाहिए। तो ये हमारा एक तरीके का कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया जो हम पूरा सीखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना आना चाहिए जिसको हम बोलेंगे आईओडी। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम सीखेंगे 1 बाय 1। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर को फर्म ने किसी भी तरह का लोन दिया है, उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होगा इसकी भी हम डिटेल समझेंगे। और इसी तरीके से अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम देखेंगे। मतलब कुल मिला के हमें कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको कवर करने हैं। आईओसी कैसे निकलता है, आईओडी कैसे निकलता है, अगर कोई फर्म लोन देती है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से, किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म किधर होगा, उन सबको मैनेज करेंगे। अब जैसे नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर P&L बनता था, इसी तरीके से जब पार्टनरशिप में पार्टनर अपना कुछ एप्रोप्रिएशंस करते हैं तो फर्म की जो अकाउंटिंग है उसके अंदर एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर मैं बोल रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए और उसके कंटेंट आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स है उनको हम किस तरीके से इसमें देखेंगे वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। लेकिन इसको बनाने से पहले हमें 2 टर्म्स पता होनी चाहिए और वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये 2 जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। याद करो आपने क्लास 11th के अंदर एक P&L बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपने जीपी को ट्रांसफर किया था और उसके बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे इनडायरेक्ट नेचर के वो आपने यहाँ पे रखे थे। मान लेते हैं जो भी आपका था, मान लो रेंट था, और अभी के लिए हम जीपी को 1% मान लेते हैं कि आपके पास जो जीपी था वो था 100 रुपये और आपका रेंट था 30 रुपये।
तो 100 में से आप 30 माइनस कर रहे थे तो आपका जो एनपी रह रहा था वो रह रहा था 70। इस कंडीशन में आप प्रॉफिट में से ये खर्चा निकाल रहे थे, मतलब कि जो भी आपका रेवेन्यू था उसमें से ये खर्चे को आप डेबिट कर रहे थे, एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे थे, जैसे रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, या फिर आपके पास कोई मैनेजर था उसके कमीशन को आप इधर रख रहे थे। तो जब आप अपने प्रॉफिट में से सारे के सारे खर्चे माइनस करते हो, डिडक्ट करते हो, उस टर्म्स को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया अपने खर्चों को डिडक्ट करके। ठीक है बच्चों। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब कि ये सारे खर्चे काटने के बाद ये जो 70 रुपये आपके पास बचा है जो P&L से ट्रांसफर होके आया है, इस 70 रुपये में से जो पार्टनर है उनकी जो डीड है या उनकी जो डिमांड थी, जो हमने कंसर्न की, कि जैसे कि वो चाहते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाए, आईओसी फर्म उनको दे, आईओडी का कोई चार्ज है तो फर्म ले ले, किसी भी तरह का जनरल रिजर्व है, मतलब कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर दे। इस P&L के बाद अगर कोई अकाउंट बनेगा तो उस अकाउंट का नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन। बच्चों एक बार इसका पोजीशन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, P&L एप्रोप्रिएशन, ये है P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट कर दो, बांट दो। ठीक है। अब यहां पे 70 रुपए है, अगर किसी पार्टनर ने बोला कि साहब मुझे सैलरी दे दो, ए पार्टनर ने बोला सैलरी, तो आपने 10 रुपए की उसको सैलरी दे दी, एग्जाम्पल के तौर पर है। किसी भी पार्टनर ने अपनी आईओसी मांग ली 20 रुपए की, तो अब जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट 70 में से 30 रुपए आप निकाल दोगे तो ये 50 रुपए आपके पास प्रॉफिट रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो अपन ने P&L से स्टार्ट किया, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में गया, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी, ये सारा का सारा जो मेंशन किया जाता है वो किस में किया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। और कुछ खर्चे जो चार्ज किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? P&L के अंदर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चार्ज पूछा जाता है कि भैया इन दोनों में डिफरेंसेस बताओ, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो इस टेबल के माध्यम से। आप चाहें तो इसको कॉपी कर ले पॉज करके। यहां पे हमने आपको समझाने के दृष्टिकोण से P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट हमने आपको यहां पे बताया है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये आप जानते हैं DR साइड है और ये CR साइड है। ये फर्म ने जो फर्म बनी है उस फर्म के जो खर्चे हैं, जो फर्म इनकम क्रिएट कर रही है, उन सबको यहाँ पे मेंशन करना होता है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द P&L अकाउंट, अभी हमने बात करी थी। सारे के सारे खर्चों को काटने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ रख देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं आता तो कहीं ना कहीं लॉस आएगा तो यहाँ पे रख देंगे। मतलब दोनों में से एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद DR साइड में फर्म को जितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि पार्टनर्स को तो बेनिफिट हो रहा है, पार्टनर्स ने बोला मुझे सैलरी चाहिए, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो जितने भी फर्म के, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी रख रहे हैं? फर्म की, तो उस कंडीशन में जो P&L एप्रोप्रिएशन है जितना भी पार्टनर्स को जा रहा है वो DR में रहेगा। तो क्या क्या जा रहा है? एक तो IOC जो हमने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखिएगा, यहां पे रखेंगे। कोई भी पार्टनर अगर अपनी सैलरी एंड कमीशन की डिमांड रखता है तो भी आप यहां पे रखेंगे। अगर प्रॉफिट को किसी रिजर्व्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको भी हम यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है उससे आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे रखोगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरीके का एक फंडिंग का, मतलब कि इनकम का काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट में मेंशन हो रहा है। तो यहां पे जो भी पार्टनर्स मांगेगा उसको हम यहां पे रख देंगे, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया खर्चा है, एक्सपेंसेस। और यहां से जब पार्टनर से हम कुछ खींचेंगे तो हम उसको क्रेडिट में रख देंगे। अब यहां पे जब इसमें से ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, नेट प्रॉफिट है तो। और अगर लॉस है तो फिर यहाँ पे आपका लॉस आता है, उसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आगे हम बताएंगे आपको।
ये बात समझ में आ गया। तो P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट्स को हमारे डे नंबर 3 से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, मतलब कि आईओसी कैसे निकालते हैं, आईओडी कैसे नेकालते हैं, फर्म को इंटरेस्ट अगर देना है या फर्म को इंटरेस्ट लेना है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। वन बाय वन जो कॉन्सेप्ट अप्रोच है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो डे नंबर 3 में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने जितने भी मित्र हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारी जो टीम है जो इतना मेहनत कर रही है उसका हमें लगे कि आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है। हमारा मकसद यही है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।